पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने द्रवों में ठोस पदार्थों की विलेयता का अध्ययन किया था। आज के इस क्लास में हम द्रवों में गैसीय पदार्थों या गैसों की विलेयता का अध्ययन करेंगे। यह देखा गया कि अनेक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है या CO2 गैस है या HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ये गैसें जल में विलेय होती हैं और गैसों की जल में या द्रव में विलेयता दो बातों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। एक तो ताप परिवर्तन से प्रभावित होती है और दूसरा दाब परिवर्तन से भी बहुत अधिक प्रभावित होती है। यह देखा गया कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता तो घटती है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता घटती है, किंतु अगर हम दाब बढ़ाते हैं, ऊपर से प्रेशर डालते हैं, तो गैसों की विलेयता द्रवों में बढ़ती है। गैसों की विलेयता और गैसों के दाब के संबंध में हेनरी ने बहुत महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम, उनके नियम के अनुसार ये बताया गया कि स्थिर ताप पर, अगर हम ताप को स्थिर, चूंकि दो चीजें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, तो इनमें से अगर हम एक फैक्टर का अध्ययन करते हैं तो दूसरे को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता उस द्रव के ऊपर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी गैस की द्रव में विलेयता समानुपाते गैस का आंशिक दाब। डाल्टन, जो कि हेनरी के समकालीन थे, डाल्टन ने भी गैसों की विलेयता और आंशिक दाब के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता उसके गैस के आंशिक दाब से प्रभावित होती है या आंशिक दाब पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हेनरी ने जो ये बताया कि गैस की विलेयता, हेनरी थोड़ा उससे आगे बढ़ गए। उन्होंने बताया कि किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यदि हम विलेयता को मोल अंश मान लें, क्योंकि जब गैस द्रव में घुलेगा तो वहाँ पर उसके मोलों की कुछ संख्या होगी, मोलों का अंश होगा। तो यदि हम विलेयता को मोल अंश मान लें, मोल अंश, तो हेनरी के नियम को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी द्रव में गैस की विलेयता या किसी द्रव में, द्रव की सतह पर गैस का जो आंशिक दाब है वह उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। पुनः सुनिए, गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश, यहाँ पर विलेयता था, अब मोल अंश, विलेयता को मोल अंश के समान मान करके परिभाषित किया जा रहा है। तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी द्रव की सतह पर उपस्थित गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। आंशिक दाब समानुपाते मोल अंश, या इसको हम लिख सकते हैं कि P समानुपाते X। यहाँ पर X जो है वो गैस का आंशिक दाब है, या यहाँ एक समानुपाती स्थिरांक रखते हुए P इज इक्वल टू KH इंटू X। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। अगर हम P और X के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और उस रेखा का ढाल KH होता है। KH हम लिख सकते हैं कि KH इज इक्वल टू P अपान X। अगर हम इस तरह से समझें इस सूत्र के आधार पर, तो KH इज इक्वल टू P अपान X, अर्थात P और X का जो अनुपात है वही KH है। यहाँ हम एक उदाहरण से इस बात को समझना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन एक प्रकार का द्रव होता है जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को घोला गया और हाइड्रोजन क्लोराइड का आंशिक दाब
मान लीजिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ये P दिखा दें ऐसे, HCl का आंशिक दाब, और यहाँ पर हम नीचे x अक्ष पर दिखाएं कि साइक्लोहेक्सेन में यह विलायक है। साइक्लोहेक्सेन में HCl का मोल अंश, तो यदि हम मोल अंश x और आंशिक दाब P को y अक्ष पर दिखाएं और यहाँ पर x अक्ष पर ये मोल अंश को दिखाएं, तो हमें एक सीधी रेखा इस तरह से प्राप्त होती है जिसका ढाल KH के बराबर होता है। इस रेखा का ढाल KH के बराबर होता है। स्थिर ताप पर KH का मान अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान स्थिर और निश्चित होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है, और यह भी देखा गया कि अनेक गैसों के लिए अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप वृद्धि करने पर KH का मान बढ़ता है। यहाँ पर दाब की बात नहीं है, ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है, जिसके कारण अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर KH का मान अधिक होगा तो X का मान घटेगा, अर्थात मोल अंश घटेगा। KH का मान, हेनरी स्थिरांक का मान अगर बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, तो X माने मोल अंश या मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, अर्थात उस द्रव में गैस की विलेयता कम हो जाएगी, विलेयता कम होगी। यही कारण है कि ताप अधिक होने पर गैसों की विलेयता घटती है। देखा गया कि नाइट्रोजन गैस है N2 या O2 गैस है जो कि जल में घुली रहती हैं, अगर ताप बढ़ता है तो इन गैसों के लिए KH का मान बढ़ जाता है, और इस स्थिति में इनकी विलेयता या द्रव में मोल अंश घटने लगता है, ये गैसें बाहर निकल जाती हैं। यही कारण है कि जो जलीय जीव हैं जैसे मछलियां हैं, वो ठंडे जल में रहने में उन्हें सुविधा होती है। जल का तापमान बढ़ने पर गैसें बाहर निकलने लगती हैं और उन जीवों को असुविधा महसूस होती है। इसके पश्चात हम हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला इसी से रिलेटेड टॉपिक है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। पहला, अनेक सॉफ्ट ड्रिंक हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ भरा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कार्बोनेटेड वाटर जो है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो उनमें यह देखा गया कि बोतलों में प्रेशर, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, बोतल है, इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ा करके दाब बढ़ा दें और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर डाल के किसी द्रव में भर दें और इस बर्तन को सील कर दें, तो इसमें गैस को अधिक दाब डाल करके, क्योंकि हेनरी के नियम से आंशिक दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है या विलेयता अधिक होने पर आंशिक दाब अधिक होता है, तो आंशिक दाब या गैस का दाब, CO2 गैस का दाब बढ़ा करके इस कोल्ड ड्रिंक में CO2 की सांद्रता को बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि बोतलों में अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। दूसरा, गोताखोर। एक उदाहरण है कि गोताखोर समुद्र में जो डुबकी लगाते हैं, या डाइवर्स जो समुद्र में किसी चीज को खोजने के लिए उतरते हैं, तो उन्हें भी अधिक दाब का सामना करना पड़ता है। समुद्र की गहराइयों में जब गहराई में व्यक्ति उतरता है तो बाहर का दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक होने के कारण गैसों की विलेयता बढ़ती है और ऊतकों में, कोशिकाओं में या रक्त में गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। वहाँ तक तो ठीक है, किंतु जब वह व्यक्ति ऊपर आता है, सतह की ओर लौटता है, तो ऐसी स्थिति में ये गैसें जिनकी विलेयता अधिक थी वो विलेयता कम होने लगती है और वो गैसें ब्लड में, रक्त में या रुधिर में से
बाहर निकलने लगती हैं। इस प्रकार रक्त की नलिकाओं में, धमनियों में, शिराओं में ये उनके बुलबुले बनने लगते हैं, गैसों के बुलबुले बनते हैं, जो कि रक्त के या रुधिर के प्रवाह में बाधा डालते हैं। केशिकाओं में बुलबुले बनने के कारण रुधिर के प्रवाह में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में उन्हें असहनीय दर्द होता है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो इस समस्या से बचने हेतु प्रायः जो गोताखोर होते हैं वो 3 गैसें, एक तो हीलियम गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस, तीसरा नाइट्रोजन गैस, इनका कुछ अलग तरह का कंसंट्रेशन ले करके और सिलेंडरों में भर करके सांस लेते हुए भीतर प्रवेश करते हैं। हीलियम उसमें 11.7% के लगभग, ऑक्सीजन 32.1% और नाइट्रोजन लगभग 56.2% होता है। इन तीनों गैसों का मिक्सचर भर करके सिलेंडरों में अपनी पीठ पर लेकर वो समुद्र में उतरते हैं, जिससे उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम से, उस तरह की प्रॉब्लम को जिसमें दर्द होता है असहनीय और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो जो पीड़ा महसूस होती है उस पीड़ा को नाम दिया गया बेंड्स। उस तरह की समस्या को जिसमें उन्हें समस्या उत्पन्न होती है उसे हम बेंड्स नाम देते हैं। तो बेंड्स उत्पन्न होते हैं, तो अगर हम इन गैसों को ले करके समुद्र में उतरते हैं और इनके माध्यम से सांस लेते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। ये हेनरी का दूसरा उदाहरण था, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग का। और तीसरा, यह देखा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं या जो पर्वतारोही ऊपर पहुंचते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, इससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है और उन्हें कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी यह स्थिति हो जाती है कि वे सोच भी नहीं पाते। उस कंडीशन को एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया ये एक परिस्थिति है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है और व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में सोच भी नहीं पाता। इसीलिए पर्वतारोही भी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लेकर पहाड़ तक या पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई तक पहुंचते हैं। दूसरा है ताप का प्रभाव। अभी तक आपने दाब के प्रभाव पर वर्णन किया, अब ताप का प्रभाव। गैसों की विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पहले ही बताया गया कि गैसों की विलेयता, किसी द्रव में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। वास्तव में हम विलीनीकरण को संघनन के समकक्ष समझ सकते हैं। संघनन, विलीनीकरण को डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन अर्थात विलीन होना, डिजॉल्व होना, और संघनन कंडेंसेशन। आपको पहले ही बताया गया है कि ताप कम होने पर जो गैसें होती हैं वो संघनित होकर के इकट्ठा द्रव में बदल जाती है। गैस से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो विलीनीकरण की जो क्रिया है वह भी गैस से द्रव अवस्था में होती है। इसको हम संघनन के समकक्ष समझ सकते हैं। और संघनन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए हम ताप बढ़ाते हैं तो लाशातेलिय नियम से विपरीत अभिक्रिया होती है और यह द्रव से गैसीय अवस्था में आने लगता है। या अगर हम बहुत संक्षेप में कहें तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम होती है, अर्थात वो गैसीय अवस्था में आने लगते हैं, विलेयता घटने लगती है। नेक्स्ट, द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। अभी तक हमने द्रव में गैसों की विलेयता पर अध्ययन किया था। अब हमारा अगला टॉपिक है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। जब किसी विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होता है तो उसे हम द्रवीय विलयन
या लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन कहलाते हैं। और चूंकि विलायक द्रव अवस्था में है तो विलेय तीनों अवस्थाओं में या तो वो गैस हो सकता है या ठोस हो सकता है या द्रव हो सकता है। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता पर तो हमने पहले ही अध्ययन किया। अब हमें द्रवीय विलयन में द्रव अर्थात दो द्रवों का विलयन या एक ठोस और विलायक द्रव दोनों का विलयन, इनके वाष्प दाब पर हमारा जो अगला टॉपिक है वो आधारित है। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक होगा वो है द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव विलयन का वाष्प दाब। यदि किसी विलयन के दोनों घटक द्रव हो अर्थात दोनों घटक वाष्पशील पदार्थ हों तो उनकी वाष्प अवस्था में दोनों घटकों के वाष्प के कण पाए जाएंगे अर्थात दोनों घटकों के आंशिक दाब वहां दिखाई देंगे। उस विलयन की सतह पर स्थित जो कुल गैसीय पदार्थ का जो दाब होता है वह उन दोनों पदार्थों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। स्वीडिश वैज्ञानिक राउल्ट ने किसी विलयन के वाष्प दाब और उनके मोल मात्राओं के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यदि किसी द्रवीय विलयन है अर्थात द्रव का विलयन है तो उसकी सतह पर स्थित दोनों गैसों के या दोनों घटकों के गैसीय अवस्था का जो वाष्प दाब है वह उनके आंशिक दाबों के बराबर होता है और जो उनके आंशिक दाब हैं वो उन पदार्थों के मोल अंशों के समानुपात में होते हैं। अर्थात किसी गैस का आंशिक दाब समानुपाते मोल अंश। अगर हम इसको संकेत के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि P समानुपाते X या लिख सकते हैं P बराबर P नॉट। यहाँ एक सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट नॉट NAUGHT सुपर स्क्रिप्ट के रूप में P नॉट इंटू X। यहाँ P नॉट समान ताप पर शुद्ध द्रव पदार्थ विलयन नहीं बल्कि शुद्ध द्रव पदार्थ का वाष्प दाब है। तो किसी गैस का आंशिक दाब बराबर समान ताप पर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब और गुणे उस पदार्थ का मोल अंश। ये सूत्र इन्होंने प्रस्तुत किया राउल्ट ने। इस आधार पर यदि किसी विलयन में दो घटक हैं और दोनों घटकों के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करें तो यहाँ पर अब पुनः लिखना पड़ेगा। यदि किसी विलयन में मान लीजिए एक विलयन ऐसे है और उसमें दो घटक हैं, घटक एक घटक दो, तो प्रथम घटक के लिए अगर हम P1 लिखें दूसरे के लिए P2 लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1 तथा P2 इज इक्वल टू P02 इंटू X2। यहाँ पर P1 और P2 विलयन के ऊपर दोनों घटकों के वाष्प का आंशिक दाब है। P1 नॉट या P01 और P02 ये समान ताप पर इन दोनों घटकों का
शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और दोनों पदार्थों का यहाँ पर मोल अंश है। डाल्टन के नियम से चूंकि कुल दाब, यहाँ पर जो कुल दाब होगा वो दोनों घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, या वैल्यू रख दें तो लिख सकते हैं P01 इंटू एक्स प्लस P02 इंटू x2। यहाँ x1 था, वहाँ x2 है। अगर हम देखें किसी भी विलयन में चूंकि कुल मोल अंशों का योग 1 के बराबर होता है, आपको हमने मोल अंश के बारे में शुरू में ही बताया था। यदि एक मोल अंश x1 है, दूसरा मोल अंश x2 है, तो इन दोनों का योग होता है बराबर 1। तो अगर हम x1 इक्वल टू लिखें, x1 इक्वल टू तो लिखेंगे 1 माइनस x2, यहाँ इसको पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करते हुए यहाँ आगे हम डेरिवेशन करेंगे, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू P01 इंटू x1 की जगह 1 माइनस x2 प्लस P02 इंटू x2। आगे पुनः अगर हम वैल्यू यहाँ पे रख दें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ इसका गुणा कर दें, P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2। पुनः आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं P01 प्लस, यहाँ पर P2 को पहले रखेंगे, x2 कॉमन ले लेते हैं, x2 कॉमन ले लिए तो लिख सकते हैं P2 माइनस P1, यहाँ पे P2 माइनस P1। ये समीकरण आता है P टोटल के लिए, अर्थात कुल दाब इस विलयन के ऊपर दोनों घटकों के कारण जो गैसीय अवस्था है उसका कुल दाब, ये P टोटल इक्वल टू, इस रूप में हम सूत्र लिख सकते हैं। इस समीकरण से पता चलता है, इस समीकरण में x1 नहीं है। इसका अर्थ है कि केवल एक ही घटक का मोल अंश यदि हमें पता हो और इनके आंशिक दाब हमको पता हो, तो ऐसी दशा में हम P टोटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा लिखने में जो भूल हुई है सुधार लेते हैं। P0, ये यहाँ पर P02 P01 ये लिखना था जैसा कि पहले दिया गया। तो पहली बात यहाँ पर इस समीकरण से पता चलता है कि यदि हमें x1 की वैल्यू न भी पता हो, केवल x2 की ही, केवल एक घटक का मोल अंश पता हो तथा दोनों घटकों का आंशिक दाब हमें ज्ञात हो, तो हम P टोटल की वैल्यू निकाल सकते हैं। या x2 न पता हो, x1 की वैल्यू हम रख करके भी ये निकाल सकते हैं। दूसरा, आपने पढ़ा होगा रेखीय समीकरण के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, P टोटल इक्वल टू P2 माइनस P1 x2 प्लस P01। अगर हम इन दोनों समीकरणों को रिलेट करें तो P टोटल और x2 और P टोटल, इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हम एक उदाहरण लेकर के एक ग्राफ द्वारा आगे इसकी चर्चा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इसी उदाहरण में हम एक ग्राफ दिखाएं, इसी समीकरण का प्रयोग करते हुए हम एक ग्राफ दिखाएं, तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। मान लीजिए हम x अक्ष पर x2 का मोल अंश दिखाएं, x2 अर्थात दूसरे घटक का मोल अंश, x2 बढ़ते क्रम में। यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ x1 इज इक्वल टू 1 है, x1 इज इक्वल टू यहाँ 0 है। अब आपने पढ़ा है कि चूंकि मोल अंश जब अधिक होता है तो वाष्प दाब या आंशिक दाब भी सबसे अधिक होता है। तो x1 की
अगर वैल्यू 1 है, अधिकतम है, तो x2 की वैल्यू 0 होगी, चूंकि इन दोनों का योग 1 होता है। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो चूंकि x1 ही 1 के बराबर है तो x2 इक्वल टू 0 होगा। तो x1 माने प्रथम घटक जो 1 है, घटक 1, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ये वाष्प दाब, वो अधिकतम होगा। मान लीजिए यहाँ पर दिखा दें Vp, वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं P01, ये मैक्सिमम वैल्यू है। चूंकि x1 इक्वल टू 1 है तो इसका समान, चूंकि एक ही वो है, एक ही घटक यहाँ पर उपस्थित है, तो इसका जो आंशिक दाब होगा वही इसका वाष्प दाब हो जाएगा, टोटल यही होगा। तो वो अधिकतम वैल्यू, यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 है, तो इसे अगर हम दिखा दें, मान लीजिए इस पॉइंट पर दिखाते हैं, ये P02, जैसे यहाँ P01 था वो P02 है। यदि हम x2 इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें और x2 इक्वल टू 1 तक पहुँचें, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर हम प्रयोगों द्वारा ग्राफ खींचे तो x2 इक्वल टू 0 से x2 इक्वल टू 1 के बीच ये हमें ग्राफ प्राप्त होता है। x2 इक्वल टू 1 है तो अधिकतम P02 की वैल्यू है। इसी प्रकार यदि हम x1 इक्वल टू 0 से x1 इक्वल टू 1 के बीच ग्राफ खींचें, तो यहाँ से यहाँ तक एक हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसा कि पीछे समीकरण से भी स्पष्ट था, रेखीय समीकरण था, इसको हमने y बराबर mx प्लस सी से तुलना भी किया था। तो इनमें अधिकतम वैल्यू जो है P01 की अधिकतम वैल्यू ये है, P02 की अधिकतम वैल्यू ये है, और प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक पॉइंट पर अगर हम यहाँ मोल अंश दिखाया गया है, मोल अंश, तो P1 से P2 के बीच अगर हम एक सीधी लाइन खींच दें तो ये P1 प्लस P2 इक्वल टू P टोटल वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पर ये जो है x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1 है, ये जो ग्राफ है x2 इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड ग्राफ है, ये इसको P2 से दिखाएंगे, यहाँ P1 दिखाएंगे। ये फर्स्ट ग्राफ की लाइन है, ये सेकेंड ग्राफ की लाइन है, और ये दोनों का टोटल ये थर्ड ग्राफ की लाइन है। इस तरह से हम दो घटकों के आंशिक दाबों के योग के आधार पर किसी द्रवीय विलयन के सतह पर कुल दाब की गणना इस ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं।